अरुण यादव को मिलेगी नई जिम्मेदारी। मुलाकात के बाद दूर हुई नाराजगी। सोनिया गांधी से राजनीतिक हालात पर चर्चा। 2023 से पहले नाराज नेताओं को जिम्मा। अरुण यादव के निवास पर पहले होली मिलन, उसके बाद दिल्ली में यादव की सोनिया से मुलाकात। तो क्या कांग्रेस में कुछ नया पक रहा है? जी हां, संकेत तो कुछ ऐसे ही है। बुधवार को दिल्ली में करीब आधा घंटा अरुण की सोनिया गांधी से चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि अरुण यादव ने अपनी सियासी यात्रा शुरू करने से लेकर प्रदेश के ताजा हालातों से सोनिया गांधी को वाकिफ कराया है। और इस मुलाकात को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बयान से कई और भी संकेत निकलते हैं। 2 साल बाद उनको लगता है कि वो सारी पारिवारिक समस्याएं दूर हो गई हैं और अब वो मैदान में दमदारी के साथ कांग्रेस के लिए खड़े हो सकते हैं। तो कुछ बातें शेयर करने के लिए हाईकमान के पास सोनिया जी से उन्होंने कुछ बातें वहाँ रखी हैं, कुछ निर्देश सोनिया जी के मिले हैं। तो ये एक सौजन्य भेंट है। वहीं मुलाकात के बाद दिग्विजय सिंह ने अरुण यादव से फोन पर बात की। उन्होंने अरुण यादव को डिनर के लिए आमंत्रित भी किया, लेकिन वो भोपाल आ गए। अरुण यादव कई बार पार्टी में चल रहे घटनाक्रम को लेकर चिंता जताते रहे हैं। बंसल न्यूज से खास बातचीत में भी उन्होंने ये चिंता जताई थी। क्योंकि मैं कोई किसी बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, कार्यकर्ता हूँ, लेकिन ये जो मैं महसूस करता हूँ कि पार्टी में संवादहीनता की जगह बढ़ती जा रही है और इसी वजह से हम लोग आपस में संवाद नहीं कर पाते। जितना अधिक संवाद होगा उतनी चीज़ों में क्लियरिटी आएगी, चाहे वो ब्लॉक स्तर हो, चाहे ज़िला स्तर हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे नेशनल स्तर की बात हो। अधिक से अधिक संवाद आपस में होना चाहिए, कार्यकर्ताओं में होना चाहिए, नेता में होना चाहिए। कांग्रेस के हालात पर सोनिया और अरुण यादव की दिल्ली में मुलाकात हुई तो बीजेपी को भी तंज कसने का मौका मिल गया। अच्छा बताओ, अरुण भैया हमारे क्या करें? कमलनाथ जी बैठक में बुलाते नहीं, लोकसभा का चुनाव उन्हें लड़ने नहीं देते, संगठन में दरकिनार कर दिया है। तो अब वो सोनिया जी के पास नहीं जाएं तो कहाँ जाएं अपना दुख व्यक्त करने को? दुखड़ा व्यक्त करने के लिए गए हैं और अब ये तय मान के चलिए कि वो नेतृत्व को सीधी चुनौती देंगे। आने वाले समय में सारे पद जो माननीय कमलनाथ जी लिए हुए हैं ना, मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो, पूर्व मुख्यमंत्री होंगे तो वो, कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे तो वो, नेता प्रतिपक्ष होंगे तो वो, और जो सामूहिक रूप से लिए हुए हैं उसको करेंगे और चचा जान इसका नेतृत्व करेंगे दिल्ली में बैठ के। इस मुलाकात को प्रदेश कांग्रेस में एक नए सियासी समीकरण के रूप में देखा जा रहा है। 5 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के असंतुष्ट नेताओं की भड़ास G23 ग्रुप की सक्रियता के रूप में बाहर आई। इस बीच कांग्रेस ने अन्य राज्यों में भी संगठन से नाराज चल रहे नेताओं की सुध ली है। हालांकि जानकारों की माने तो 2023 को देखते हुए अरुण यादव की ये मुलाकात कई मायने में खास है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस में नया दौर। क्या वाकई नया दौर? क्वेश्चन मार्क। और ये नया दौर ज़रूरी तो कांग्रेस के लिए है, लेकिन ये नया दौर आएगा कैसे? आएगा कम्युनिकेशन के ज़रिए। जैसा अरुण यादव जी भी कहते हैं कि पार्टी में किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो संवाद को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। और जब हम आपसे ये बात कह रहे हैं तो एक अपडेट ये भी है कि अरुण यादव जी के बाद बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि प्रदेश कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर अजय सिंह जी भी दिल्ली पहुंचे हैं और अजय सिंह जी ने भी सोनिया गांधी जी से मिलने का समय मांगा है। क्या ये सब कुछ एक सुनियोजित तरीके से तय हुआ था कि अरुण पहले आप जाइए फिर मैं आता हूँ, और जाने का मकसद प्रदेश कांग्रेस में अपनी भूमिका को जिम्मेदारी वाले किसी पद के साथ तय करने की कोशिश है, या फिर अपनी पीड़ा को रखने की कोशिश है, या फिर ये कमलनाथ जी का ही हिंट है कि आप दिल्ली जाइए, एक बार वहाँ से क्लियरेंस अच्छे से ले लीजिए, फिर मध्य प्रदेश में काम करिए। पहले वहाँ जाना आपके लिए ज़रूरी है, वहाँ मिलना जुलना ज़रूरी है पार्टी के टॉप लीडर्स के साथ। ये एक बड़ा सवाल है और इस बड़े सवाल के उत्तर यदि सकारात्मक हैं, पॉजिटिव उत्तर आते हैं, तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। और अभी भी अगर सोनिया जी 2 वरिष्ठ नेताओं की
मन की पीड़ा को सुनकर उनको आश्वस्त कर रही हैं कि आप शांति से रहिए, आप जाइए मध्य प्रदेश, आपके इंटरेस्ट हम देखेंगे, तो फिर कहानी, फिर आप कह सकते हैं कि गाड़ी फिर कच्चे में उतर गई है, जो बोलचाल की भाषा में हम बात करते हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हर्षवर्धन प्रकाश जी। उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं और एक बड़े उदयमान कवि के रूप में भी वो बड़ी तेज़ी से उभर रहे हैं। और जैसा हमने आपसे पहले भी कहा था कि उनकी एक कविता ने बड़ी देश में धूम मचाई थी कोविड के समय, और अभी भी उनका रचना कर्म पूरी प्रखरता के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये एक पत्रकार की एक ऐसी भूमिका है जिसकी प्रशंसा ही की जानी चाहिए। मेरे साथ हैं बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी, अपनी धारदार तर्कों के साथ और विनम्र लेकिन आक्रामक मुस्कुराहट के साथ। विनम्रता और आक्रामकता का बड़ा दुर्लभ संयोग है इनके व्यक्तित्व में। और कांग्रेस के इनके अजीम मित्र, दोस्त, वो भी कुछ देर में रूबरू होंगे, और जब वो रूबरू होंगे तो वो आपसे भी रूबरू कराऊंगा मैं। सबसे पहले हर्षवर्धन प्रकाश जी की तरफ मैं चलता हूँ। हर्षवर्धन जी, ये सीज फायर का लक्षण है कि दो वरिष्ठ नेता दिल्ली में हैं, एक की सोनिया जी से मुलाकात हो चुकी है, जो भी बात इनको कहनी थी वो वहाँ सुनी गई है, वहाँ से जो बात कहनी थी सुनी गई है, और अब अजय सिंह जी भी दिल्ली में हैं। आप इस पूरे मामले को सुलह सफाई के तौर पर देखते हैं या आपको लगता है कि ये असंतोष का सिरा और बड़ा हो रहा है? किस तरह से देखते हैं आप और क्या हो सकता है? जी हर्षवर्धन जी। सर। शरद जी, मैं इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत में अरुण जी का एक शेर उनके हवाले से कहूँगा कि जो उन्होंने ट्वीट किया था, शेर का ट्वीट किया था 16 मार्च को, कि किसको फिक्र है कि कबीले का क्या होगा, किसको फिक्र है कबीले का क्या होगा, सब इस बात पे लड़ते हैं कि सरदार कौन होगा। तो ये 16 मार्च और 24 मार्च के बीच केवल 8 दिन का फासला है, और अरुण यादव निसंदेह कांग्रेस की राजनीति में हाशिए पे पटक दिए गए थे कमलनाथ के नेतृत्व में जो कांग्रेस चल रही है फिलहाल, और खंडवा चुनाव लड़ने से ऐन वक्त पे मना कर देना, जबकि वो लगातार खंडवा में मेहनत कर रहे थे चुनाव के लिए। इसके बाद उनका एक बयान आता है कि मेहनत मैं करता हूँ और फ़ायदा किसी और को हो जाता है। तो ये लगातार तल्खी दिखाते रहे हैं उनके बयान, और जिस तरीके से उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की है, ऐसी अटकलें हैं कि वे एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ लौट सकते हैं। देखिए, अरुण यादव ने कांग्रेस में उस वक्त काम किया बीइंग स्टेट प्रेसिडेंट जब कांग्रेस विपक्ष में थी, लगातार उन्होंने संघर्ष किया, और ऐन वक्त पे कमलनाथ आते हैं, सिंधिया आते हैं, कमलनाथ मुख्यमंत्री हो जाते हैं और उससे पहले अध्यक्ष बन जाते हैं। तो अरुण यादव के हाथों की लकीरों में केवल इंतजार रहा मध्य प्रदेश में, और ऐसी अटकलें हैं कि अरुण यादव होशंगाबाद से एक कोई यात्रा शुरू कर सकते हैं कांग्रेस के बैनर तले, जो यात्रा चुनाव से पहले गांव-गांव जाएगी और एक बार फिर काम करेगी कांग्रेस के लिए। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट होगा जो कि कमलनाथ को एक किस्म का चैलेंज होगा। क्या वाकई चैलेंज होगा, या फिर इसमें समाधान के कुछ मजबूत सिरे भी शामिल होंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अरुण यादव जी अगर कुछ ऐसे किसी आश्वासन के साथ लौटे हैं तो वो अपने राजनीतिक जीवन के लिए न सिर्फ संजीवनी लेकर आए हैं, बल्कि इतना तो कहा जा सकता है कि प्रदेश कांग्रेस का ये पूर्व अध्यक्ष दिल्ली जाकर शायद कुछ ऐसी बातें भी कहकर आया है कि जो ये बताती हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस शायद जो आला कमान है कि विकेंद्रीकरण के एक मॉडल की तरफ भी बढ़ सकती है, क्योंकि अरुण जी के तुरंत बाद अजय सिंह जी का दिल्ली जाना ये संयोग नहीं है। जब दो ऐसे राजनेता जो कुछ एक जैसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, और वो जब उनमें से कोई एक पार्टी के टॉप नॉच तक पहुंचता है तो वो दूसरे को ज़रूर फ़ोन कर कहता है कि दिस इज़ द राइट टाइम, आइए ना, आप भी कह डालिए अपनी बात, अपने मन की बात कह डाली। बहरहाल इसका मुकम्मल जवाब देंगे अब्बास हफीज़ साहब, लेकिन उसके पहले किनारे बैठकर टिप्पणी करने का जो सुख है वो इस समय बीजेपी के पास है, और आशीष जी उसके लिए पूरा लुत्फ उठाने के लिए, माफ़ कीजिएगा, स्वतंत्र हैं। जी, टिप्पणी। देखिए, जब मैं आपका शीर्षक पढ़ रहा था तो मुझे वो गीत याद आ रहा था कि नया दौर है नई उमंगें, पर इन सब पे भारी राहुल गांधी।
तो देखिए, कांग्रेस में जो सोनिया गांधी जी हैं वो उस अवस्था में है कि उनकी अब एक ही भावना बची है कि कैसे राहुल गांधी जी को स्थापित कर सके। और G23 ने जब से जोरदार हमला बोला है और ये कहा है कि अब गांधी परिवार के हाथ से ये नेतृत्व निकलना चाहिए, एक परिवार की खूंटी पर कांग्रेस को नहीं टंगना चाहिए, तब से थोड़ा सा सॉफ्ट दिख रही है, सबसे मिल रही है। नहीं तो इन्होंने तो हेमंत बिस्वा शर्मा को समय नहीं दिया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी समय मांगते रहे, उनको समय नहीं मिला, तो अरुण यादव जी को क्या समय मिले। और मजे की बात यह है, अरुण यादव वो जिनकी फसल लुट गई थी और जिन्होंने फसल लूटी वो भी मिलने जा रहे हैं, है ना, क्योंकि बाकी नेता भी मिलने जा रहे हैं। तो बहुत कोई इन मीटिंगों के भावार्थ निकालने की जरूरत नहीं है, नतीजा वही सिफर होगा। कांग्रेस में जब तक राहुल गांधी की ताजपोशी तय नहीं होती तो नया नेतृत्व तय नहीं होगा, और राहुल गांधी अपनी चिर परिचित बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए उसका निर्णय लेंगे। अगर कांग्रेस ने नई पीढ़ी को कमान देने की थामी ली होती तो आज क्यों सचिन पायलट परेशान होते, आज क्यों हेमंत बिस्वा शर्मा हमारी पार्टी का झंडा उठा के विकास की नई इबारत लिख रहे होते। कांग्रेस में बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं बची हैं, ये शनय शनय समाप्त होता हुआ दल है। अब्बास हफीज साहब जी। देखिए शरद जी, आपने जो कहा किनारे बैठकर इनको जो सुख का आनंद मिल रहा है, ये हमको ही मिलता रहता है। इससे पहले इनके यहाँ बैठकों का दौर चला और उस बैठकों के ऊपर बहुत सी चर्चा भी हुई। जैसे कुछ हेडलाइंस हैं, नरोत्तम मिश्रा के दिल्ली दौरे पर बोले विजयवर्गीय, मैं आश्चर्यचकित हूँ, कैलाश जी की बात थी। बंद कमरे में नरोत्तम और विजयवर्गीय की मुलाकात। अगला था दिल्ली दौड़ पर गोपाल भार्गव ने की टिप्पणी तो मिलने पहुंचे नरोत्तम मिश्रा, बंद कमरे में हुई मुलाकात। मध्य प्रदेश में मुलाकातों से चढ़ा सियासी पारा, प्रेशर पॉलिटिक्स या सत्ता समीकरण बदलने के संकेत, प्रहलाद पटेल जी। इसके बाद हुआ क्या? ये सिर्फ कयास थे ना, आज कुछ नहीं हुआ। तो ये भी कयास हैं कि वहाँ पर ये हो गया होगा, वहाँ पे ये हो गया। अरुण यादव जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, एक बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, मध्य प्रदेश नहीं देश के स्तर के ऊपर देखा जाए। ओबीसी वर्ग से आते हैं, जो आज बहुत महत्वपूर्ण केंद्रीय बिंदु हो चुका है। उस सब को लेकर चर्चा होना स्वाभाविक है। अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने सरफुटअव्वल को छिपाने के लिए तूल दे दे किसी बात को, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जनता तो सवाल कर रही है। जनता को आज सबसे बड़ा ये सवाल नहीं है जनता का कि अरुण यादव जी ने क्या बात करी। जनता ये सवाल ज़रूर चाहती है कि आशीष जी को क्या बताया मुख्यमंत्री जी ने, महंगाई किस तरह से कम करेंगे, राहत किस तरह से देंगे जनता को, रोजगार के अवसर कैसे प्रदान करेंगे। ये सारे विषय हैं। हम सब एक हैं, सब एकता के साथ, अलग अलग दायित्व के साथ चुनाव के मैदान के अंदर जाएंगे। किसी को कोई जिम्मेदारी मिलेगी, किसी को कोई जिम्मेदारी मिलेगी। 1.5 साल बचा है चुनाव के अंदर, वक्त तेजी से निकल रहा है। आने वाले समय में संघर्ष और ज़्यादा मजबूती से करना है, क्योंकि ये एक ऐसी सरकार आई है जिसने जनता की महंगाई के साथ न जाने कितनी चीज़ों से कमर तोड़ दी है। आज बहुत सारे विषय हैं और बहुत से विषय ये भी हैं भारतीय जनता पार्टी जिनसे जूझ रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्री कौन होगा। हमारे यहाँ युवा कैबिनेट बनता है तो भारतीय जनता पार्टी के आशीष जी के सारे वरिष्ठ जो नेता हैं उनको परेशानी हो जाती है कि आपने बुजुर्गों को छोड़ दिया, बुजुर्गों को ले लो तो आपने वरिष्ठों को, आपने युवाओं को छोड़ दिया। तो भाजपा को संतुष्ट नहीं करना है, संतुष्ट आज जनता को करना है, जनता के मुद्दों को उठाना है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हर एक कांग्रेस पार्टी का नेता कंधे से कंधा मिला के जनता के जो मुद्दे हैं उन पर चुनाव के मैदान में जाने के लिए खड़ा है। और ये चुनावी साल है, कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं और हमारी जो विचारधारा है उसको आगे जनता भी समझती है और हम भी जनता की बात को समझते हैं। अब्बास हफीज साहब, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि अगर अरुण जी की और अगर अजय सिंह जी की भी मुलाकात होती है तो ये मुलाकात अगर कमलनाथ जी के साथ सोनिया जी से होती तो और बेहतर संदेश आता? आज अरुण यादव जी मिले हैं, कल अजय सिंह जी मिलेंगे, जैसा आपकी तरफ जानकारी मिली। उसके बाद कोई और नेता भी मिलेंगे, फिर सब एक साथ भी मिलेंगे। जब समय आएगा कमलनाथ जी के साथ सब जाके मिलेंगे। जब रणनीतियां बनने का समय आएगा, चुनाव का दौर आएगा, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें होंगी, तमाम चीजें होंगी, अलग अलग भी मिल सकते हैं, साथ भी मिल सकते जी। लेकिन मुझे लगता है जी आशीष जी आप कह रहे हैं। देखिए, बहुत छोटी सी टिप्पणी। सबसे पहले तो संवादहीनता का चरम देखिए कांग्रेसियों में कि एक प्रदेश का नेता राष्ट्र के नेता से मिलता है तो वो भी चर्चा का विषय होता है, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि किनारे पे बैठ के टिप्पणी, तो ये तो ठीक है, परंतु जिनकी नाव डूब रही है वो भी किनारे पे बैठ के टिप्पणी दूसरों पे करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण ये है। देखिए, महंगाई और 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया। मुख्यमंत्री जी ने आज 45 मिनट तक पूरे मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित किया। मेरे कांग्रेसी मित्र भी समय निकालें, क्योंकि वो उनके भी मुख्यमंत्री हैं, उनको समझ में आएगा कि 2 साल में हमने क्या किया, किस तरह से इस देश में सबसे तेजी से बढ़ती हुई जो अर्थव्यवस्था है राज्यों में वो मध्य प्रदेश की है।
और क्या क्या भविष्य की हमारी योजनाएं हैं जिनके लिए हम काम करने वाले हैं। तो आप हमारी चिंता ना करें, हम तो जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए और 51% जनता का साथ लेने के लिए पूरे 18 घंटे की मेहनत से लगे हुए। आप बताइए मित्र, आप क्या कर रहे हैं? जख्मों पर नमक छिड़कना है आशीष जी। आप जीडीपी की बात करें, आप ग्रोथ रेट की बात करें, जनता को रोजगार नहीं मिल रहा है। जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, इन सबके घरों के अंदर कोई ना कोई युवा बेरोजगार खड़ा है। आप उसको रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं। आप बातें किससे कर रहे हैं? मतदाता जो है वो सामने महसूस कर रहा है, उसकी जेब के ऊपर महसूस कर रहा है, उसकी आमदनी घटती देख रहा है, सारी चीजें। तो आप कहते रहिए, आपको नुकसान होगा। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, मुझे लगता है कि ये पर्याप्त एक कंसेंसस होना चाहिए कि जनता का मर्म क्या है। 2018 में क्या आप 5 राज्यों के चुनाव हारे थे? तो मैंने बोला, सुनिए ना, बाद बाकी आपकी बेरोजगारी तो तब दूर होगी जब राहुल गांधी को रोजगार मिल जाएगा। अब वो जनता देना ही नहीं चाह रही तो आप चिल्लाते रहो रोजगार कर चुके हैं। हर्षवर्धन जी, मैं आपकी तरफ इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि बीजेपी को कथित रूप से ये फायदा मिलता है कि कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है, या मैं इसको और बड़े फलक का सवाल ले चलूं तो अब अपोजिशन जो पूरा है इंक्लूडिंग कांग्रेस, उसमें वो दौर नहीं है कि ज्योति बसु भी हैं, हरकिशन सिंह सुरजीत भी हैं, अमर सिंह भी हैं, मुलायम सिंह भी अपने प्रखर स्वरूप के साथ खड़े हैं, करुणानिधि हैं दक्षिण में, और जयललिता भी हैं। और ये सब मिलकर बीजेपी की केंद्र की सरकार पर प्रहार कर रहे हैं, और राज्यों में भी उसकी भूमिका पर उस समय तो बहुत कम थी बीजेपी की हिस्सेदारी। कांग्रेस भी यही उम्मीद करती है कि बीजेपी की कमजोरियों से उसका फायदा होगा। अभी अब्बास हफीज साहब ने कहा कि सवाल बिल्कुल उनका अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि सर फुटअव्वल बीजेपी में भी बहुत है। तो हमारे यहाँ भी अगर है कथित रूप से, ऐसा उन्होंने नहीं कहा, यह मेरा इंटरप्रिटेशन है, तो हमारे यहाँ है तो क्या क्या है, अगर आप इसको मानते हैं या मीडिया इसकी तरफ इशारा करता है। लेकिन क्या कांग्रेस को अपनी ताकत पर काम करने का ये समय नहीं है कि बीजेपी में जो भी सही गलत है, जैसा आशीष जी ने क्लेम किया, राइटली किया उन्होंने, कि 5 राज्यों के नतीजे तो ये बताते हैं कि तमाम चीज़ों के बाद भी, और ये भी माना गया कि डबल इंजन की सरकार का नारा काफ़ी चल रहा है, क्योंकि राज्यों की जनता भी देख रही है कि केंद्र किस तरह से चल रहा है, या केंद्र का नेता नरेंद्र मोदी जी का नाम लूंगा मैं, वो किस तरह से चल रहे हैं। ये एक अभी ऐसे समीक्षक की टिप्पणी में पढ़ रहा था जो आमतौर पर माने जाते हैं कि वो एक ऐसी लाइन लेकर चलते हैं जो बीजेपी की तरफ नहीं जाती है। तो इसका क्या यही मतलब, उन्होंने भी यही सवाल खड़ा किया कि जनता इस समय देख रही है केंद्र की लीडरशिप को भी और राज्य की लीडरशिप को। कांग्रेस को क्या करना चाहिए इस समय? आलोचना या आत्ममंथन करके खुद को स्ट्रांग करना? सर जी, हर्षवर्धन जी। जी देखिए, जो 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं उससे तो कांग्रेस की स्थिति सबके सामने है ही, लेकिन अभी भी अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो एक बिखराव नज़र आता है, एक गुटबाजी नज़र आती है। जो बड़े नेता हैं, चाहे वो अजय सिंह हो, अरुण यादव हो, वो उतने आक्रामकता के साथ भाजपा पे प्रहार करते नहीं दिखाई देते। ये बड़े नेता हैं साहब, इनको अगर जिम्मेदारी आप देंगे तो ये काम करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ का वीटो है, उनका एकाधिकार है। अभी जीतू पटवारी का एक बयान जो आया विधानसभा को लेके, उसको उनको किनारे कर दिया गया। कमलनाथ ने खुद कहा कि हम इत्तेफाक नहीं रखते। तो इस तरीके से अगर आप नेताओं को जिम्मेदारी नहीं देंगे, और जो हम लगातार बात करते रहे हैं कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, तो चुनाव में सब काम कैसे करेंगे? तो कांग्रेस को और कमलनाथ को ये पहला काम ये करना चाहिए कि जो बड़े नेता हैं उनको मना के एक जिम्मेदारी दी जाए, एक कमेटी बनाई जाए चुनाव को लेके, जो कि भाजपा को घेरे। लेकिन अभी कांग्रेस से जो सरकार के खिलाफ उम्मीद की जाती है कि आक्रामक होगी और जनता का दुख दर्द ज़मीन पे उतर के उठाएगी। एक छोटी सी उदाहरण आपको देता हूँ मैं। भगोरिया आया शरद जी, शिवराज सिंह चौहान भगोरिया के मेले में 2 बार जाते हैं। एक बार वो झाबुआ जाते हैं और बड़वानी जाते हैं। क्या कमलनाथ हमें दिखाई दिए आदिवासियों के बीच? ये वो वोट बैंक है कांग्रेस का जिसने 2018 के चुनाव में सत्ता दिलाई थी उसको मालवा निमाड़ में, और इसके साथ ही प्रदेश में। तो कांग्रेस की जो कमलनाथ की एक्सेसिबिलिटी है वो इतनी कम क्यों है? तुलना होगी और 10 बार होगी शिवराज बनाम कमलनाथ की, और जवाब देना होगा। ये एक बड़ा सवाल है, बड़े फलक का सवाल है। 2 नेता हैं, दोनों की कार्यशैली अलग है।
कमलनाथ जी कई बार खुलकर ये बात कहते हैं कि कुछ चीज़ें उनकी राजनीतिक शैली का हिस्सा नहीं है। जाहिर तौर पर वो मध्य प्रदेश के मुखिया से जब उनकी तुलना होती है तो वो उसकी तरफ इशारा करते हैं, लेकिन राजनीति के कुछ पारंपरिक तौर तरीके हैं, टूल्स हैं, जिनको आपको अपनाने में कोई नुकसान नहीं होता, उससे आपको लाभ ही होता है। लेकिन अब कमलनाथ जी उस उच्चता के उस शिखर पर हैं कि उनसे कोई ये नहीं कह सकता कि आपको यहाँ जाना चाहिए, हम आपसे कह रहे हैं। और शायद कोई उनसे ये भी नहीं कह सकता कि आप नहीं जा रहे हैं तो दिग्विजय सिंह जी या कांतिलाल भूरिया का प्रेजेंस या और नेताओं का प्रेजेंस वहाँ बार बार दिखना चाहिए। इसका उत्तर छोटा सा आपसे चाहूँगा अब्बास साहब। देखिए, भगोरिया की अगर बात करिए हर्षवर्धन जी ने, तो कमलनाथ जी जहाँ नहीं गए तो वहाँ उनके प्रतिनिधि गए। उमंग सिंगार जी पूरे टाइम मौजूद रहे, कांतिलाल भूरिया जी दो क्षेत्रों के अंदर सक्रिय रहे भगोरिया में, और ये आज से नहीं हमेशा से जाते हैं सब तमाम लोग। सुरेंद्र सिंह बघेल जी कुक्षी की तरफ रहे और तमाम लोग निरंतर हर एक दिन वहाँ पर मौजूद रहे। आदिवासी समाज का और हमारा जो एक कोऑर्डिनेशन है, जो एक जोड़ है, अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े हुए हैं, वो हमेशा से है और ये काम हमेशा से करते हैं। शिवराज जी को अब एहसास हुआ है कि उन्हें करना चाहिए, तो आदिवासी समाज भी जानता है कि ये वो चुनाव के लिए कर रहे हैं। आज तक तो हमने देखा भी नहीं था होली और पंचमी के साथ भगोरिया की बधाई देते हुए, इस बार दिया। अच्छे संकेत हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए। हर वर्ग को अपने आप को सरकार से जुड़ा हुआ महसूस करना चाहिए। लेकिन आज भी एक और बात कही, समितियां बनाने की, बहुत मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं और समितियां बनना शुरू अब होंगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, कैंपेन कमेटी बनेगी, इस तरह की समन्वय समिति बनेगी, सारी चीज़ें बनेंगी, हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी मिलेगी। आज हमारी प्राथमिकता सदस्यता अभियान है, 31 मार्च को खत्म हो रहा है। उसके बाद संगठन के चुनाव शुरू हैं, संगठन के चुनाव शुरू होंगे, ब्लॉक स्तर से शुरू होंगे, डीसीसी में जाएंगे और उसके बाद प्रदेश से होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन होगा, जो सितंबर तक चलेंगे। तो ये प्राथमिकता के ऊपर है। जगह जगह हम सदस्यता करा रहे हैं, कैंप्स लगे हुए हैं, ट्रेनिंग कैंप बहुत सी जगहों के ऊपर, जिसके सिलसिले में आज ही मीटिंग हुई थी। तो ये सारी की सारी चीज़ों के साथ एक समन्वय बनाते हुए, और समन्वय है कमलनाथ जी से किसी को कोई बैर नहीं है, हर एक अपना अध्यक्ष मानता है उनको। उनके नेतृत्व में हमने बहुत अच्छा इससे पहले प्रदर्शन किया था और फिर से करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अब समस्या है, जो मैंने आपको इससे पहले कहा था, वो अपनी समस्या से सुनी। अच्छा जी, देखिए, या तो आप हारते हैं, या तो आप जीतते हैं, या आप सीखते हैं। परंतु समस्या ये है कि कांग्रेस इन दोनों में से कुछ नहीं कर रही, सिर्फ हार रही है। मैं बहुत पॉजिटिव बात कहता हूं अब्बास जी। देखिए, अब समय आ गया है कि कांग्रेसियों को पॉलिटिक्स को सीजनल बिजनेस नहीं समझना चाहिए। वो 15 महीने की आप कमलनाथ सरकार याद करें, जब हम विपक्ष में थे, तो शिवराज जी का वो ट्रैक्टर लेके विधानसभा का घेराव करना, अधिकारियों को बोलना कि अगर तुमने नहीं सुना तो आज भी शिवराज सिंह चौहान जिंदा है इस मध्य प्रदेश की जनता के लिए। वो विधानसभा में तीखी तकरार, बहस, तार्किक बहस क्या आज दिख रही है? अभी विधानसभा हुई तो आप स्वयं बटे हुए थे। जीतू पटवारी जी और कमलनाथ जी के बीच जो एक खिंची हुई खाई है वो सबके सामने आई। आज मध्य प्रदेश की जनता के सुनवाई के लिए विपक्ष के तौर पे क्या कमलनाथ जी भोपाल में रहते हैं? अरे आज भी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने क्या किया? गीता जी के श्लोक की पैरोडी बनाई। अरे आप तुष्टीकरण की राजनीति से कब निकलेंगे? कब आपको यह समझ में आएगा कि हिंदू धर्म पे आघात करने से आपकी वोट बैंक नहीं सधेगी? आपने भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा, आपने हिंदू मंदिर जाने वालों को लड़की छेड़ने वाला बताया, और उसके बाद आज आपने गीता जी के श्लोक का मजाक उड़ाया। मैं सज्जन सिंह वर्मा जी को चैलेंज देता हूं कि वे आए और कभी कुरान की आयत को भी पैरोडी बनाए, वापस लिया, भगवान श्री राम को कभी काल्पनिक बताया, तो वे जाएं और मोहम्मद साहब पे भी 2-4 बातें कहे, तब उनको समझ में आएगा कि पूरे देश में उनका सर धड़ से अलग करने के नारे लगेंगे। तब समझ में आएगा कि धर्म के साथ खिलवाड़ क्या होता है। आप बदलेंगे कब? आप बदलेंगे कब? आपकी वही राजनीति कबीलाई राजनीति, आपकी वही नेगेटिव राजनीति, आपकी वही तुष्टीकरण की राजनीति आप जनता के लिए है कहां? आप जब विपक्ष में थे तब भी नकारा थे, और आज जब सत्ता आपको 15 महीने के लिए हम पे लाठियां बरसाई, लेकिन फिर भी और आप सोचते हैं कि इस तरह से लेकिन आप कंक्लूडिंग रिमार्क लेता हूं। अब्बास हफीज साहब, बीजेपी कई बार, मैं कहूंगा कि एक राजनीतिक चातुर्य के साथ उन मुद्दों की तरफ कांग्रेस को ले आती है जिन मुद्दों पर कांग्रेस के लिए, मैं नहीं कहूंगा कि कोई असुविधा होती है, लेकिन कांग्रेस का स्वर जो है वो तेज भी हो जाता है उन मुद्दों को लेकर, क्योंकि वो चाहती है कि वो प्रतिवाद करे मजबूती से बीजेपी जो बातें कह रही हैं, जिन मुद्दों की बात अभी अभी
आशीष जी ने की है। इसको आप किस रणनीति के तौर पर देखते हैं और क्या आपको लगता है कि इस पर प्रतिक्रिया देना कांग्रेस के लिए बहुत आवश्यक है? फिर मैं कहूंगा कि आपको किधर जाना है, लोग कांग्रेस से क्या सुनना चाहते हैं, वो कांग्रेस को किस रूप में देखना चाहते हैं, बीजेपी के मुद्दों पर आकर उनका जवाब देना या फिर अपनी खुद एक अलग नैरेटिव के साथ सामने आना? जी, हमने उपचुनाव भी लड़े और उसके बाद हमने उपचुनाव में एक विपक्ष होने के साथ साथ विपक्ष के हिसाब से अच्छा प्रदर्शन भी करा। आज का मैं ले लूं, जवाब ले लूं, वक्त का सबसे बड़ा विषय ये है। हर्षवर्धन जी सवाल आपने सुना, हर्षवर्धन जी सवाल आपने सुना। जी जी, माफी चाहता हूं। नहीं कोई बात। जी जी जी, हर्षवर्धन जी। शरद जी, बात यही है कि कमलनाथ उस भरोसे को बहाल करें जो कांग्रेस की ताकत है कांग्रेस के अंदर, और अपनी शक्तियों का विकेंद्रीकरण करें, तभी एक मजबूत विकल्प भाजपा का कांग्रेस बन पाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए यही है, मैं फिर कहूंगा कि कांग्रेस में गुटबाजी है, ये कोई नया विषय नहीं है। गुटबाजी बीजेपी में भी हो सकती है और देश का कोई भी राजनीतिक दल या दुनिया का कोई राजनीतिक दल ये दावा नहीं कर सकता गुटबाजी हमारे यहाँ नहीं है। मुझे एक इंडियन टीम के एक नामचीन कैप्टन जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी एक बात याद आती है। जब मैंने इंटरव्यू में उनसे पूछा कि आप 70 के दशक में जब जाते थे तो कुछ नामचीन प्लेयर आपके साथ थे, मेरा इशारा था सुनील गावस्कर की तरफ, मेरा इशारा था अजीत वडेकर की तरफ। मैंने उनसे कहा कि आप कैसे इतने बड़े बड़े स्टार प्लेयर के साथ मैनेज करते थे? उन्होंने कहा कि शरद जी, जो कैप्टन ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स को मैनेज कर लेता है, ग्रीन रूम पॉलिटिक्स को अच्छे से मैनेज कर लेता है, जहां व्यंग्योक्तियां चलती हैं कि कैप्टन साहब आज आप बॉलिंग इनसे करा रहे हैं ना, समझ रहे हैं, हमें मालूम है आप क्या करा रहे हैं, आज इनसे ओपनिंग करा के देखिए, और कैप्टन उस पर मुस्कुराकर कूल रहकर अपना डिसीजन बिल्कुल इम्पार्शियल रखता है, तो वो आगे चला जाता है। शायद कांग्रेस के लिए सही मौका है, क्योंकि ये पार्टी ये मानती है कि 3 महीने पहले वो अपने ग्रीन रूम से, ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलेगी। उसे मालूम है कि उसका हर नेता तब बिल्कुल अपनी राइटली पोजीशन संभाल लेगा, और वो चाहती है कि इसी 3 महीने में वो आगे बढ़कर वो सब कुछ कर ले जो बीजेपी शायद 5 साल पसीना बहाकर करती है। ये एक बड़ा अंतर है। राजनीति की शैली बदली है, सोच बदली है, जनता का मनोविज्ञान बदला है। इसके लिए शायद अब T20 की तरह बैटिंग करने की, फील्डिंग करने की, बॉलिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको ये लोकतंत्र का टेस्ट मैच पूरे 5 साल उसी जिम्मेदारी से खेलना है और हर विधा में अपने को बहुत एक्सपोनेंट शामिल बताना है। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है, और ये एटीट्यूड से जुड़ी हुई और बिहेवियरल एटीट्यूड से जुड़ी हुई एक बड़ी चुनौती नजर आती है। बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज साहब, शुक्रिया आशीष जी, और बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, शराब पर बहकती सियासत।